नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के पटना दौरे की, दिल्ली चुनाव में बैकफुट पर आई बीजेपी की, देखेंगे चुनाव के बीच केजरीवाल के बड़े ऐलान को, मोहन भागवत के बयान से खड़े हुए नए विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे रूस यूक्रेन जंग के बीच घिरी मोदी सरकार को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता आरजीकर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संजय रॉय को दोषी करार, 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर लटकी तलवार, केजरीवाल पर लगा नॉमिनेशन में एफआईआर और आय छुपाने का आरोप। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी, कांग्रेस सेवा दल ने शुरू की तैयारी। 4 साल पहले प्रियंका गांधी ने संगम स्नान किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकते। शीतलहर से कांपी दिल्ली, ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने के आसार, कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी हुई कम। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में जारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना पहुंच गए, तो वहीं लालू यादव ने विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसके बाद एनडीए खेमे में मच रही उथल पुथल की खबरों को और ज्यादा मजबूती मिल गई है। इस बीच खबरें ये भी सामने आ रही कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने का मन बना चुके हैं। तो कैसे राहुल गांधी के दौरे ने मचाई बीजेपी में खलबली, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इस वक्त सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के महागठबंधन में आने के ऑफर के बाद से सियासी माहौल अपने चरम पर है। इसी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना दौरे पर आ गए हैं। यहां राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही आरजेडी नेताओं से खास मुलाकात करेंगे। बता दें, राहुल गांधी का पटना दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार की राजनीति में एक अलग ही समीकरण बने हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें जोरों पर हैं। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के सामने कई बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिनमें से एक है बिहार में आधी सीटों पर चुनाव लड़ना। वहीं इसके अलावा आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी पटना में विधायकों के साथ कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई, जिसमें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी पर खास चर्चा की गई है। हालांकि इस बीच खबर है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और लालू यादव भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के दिग्गज नेता इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, जिसे बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम राज्य में जारी बड़े खेल की सुबुगाहटों के बीच में हो रहा है, जिस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये राज्य की आने वाली सियासत को साधने में काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। बाकी आगे क्या कुछ तस्वीरें साफ होंगी, इस पर से जल्द पर्दा उठने वाला है। बताते चले, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला किया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। बिहार के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पारा लगातार हाई बना हुआ है। सभी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री पर अब विवाद घेरा गया है। 18 जनवरी यानी कि आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग होनी थी, जिसे रोक दिया गया है। बता दें, ये डॉक्यूमेंट्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता के जेल जाने और फिर बाहर आने की कहानी को लेकर तैयार की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि स्क्रीनिंग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के थिएटर मालिकों को धमकाया है। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल से जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने
आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहती है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने भाजपा से सवाल पूछा है कि भाजपा वास्तव में क्या छुपाना चाहती है। इसी के साथ पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग न कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, तय योजना के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आज दोपहर 12 बजे होनी थी। हालांकि इसको रोक दिया गया। स्क्रीनिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर आप के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले थे। स्क्रीनिंग रोकने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो किसी भी कीमत पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। बीजेपी इसे रोक नहीं पाएगी। इधर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए अनुमति नहीं ली है। बताते चले, मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में घोटाले में एक आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था। जून 2024 में केजरीवाल इस मामले में जमानत पर बाहर निकले थे। केजरीवाल के जेल जाने और फिर बाहर आने को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। केजरीवाल जिस मामले में जेल गए, उसी मामले में आपके दो और बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव के समय से दिखाकर आम आदमी पार्टी अपने समर्थकों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की खराब हुई छवि को भी साफ करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री पर आप और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला जबरदस्त होता जा रहा है। बीजेपी के सभी दांवपेच आम आदमी पार्टी ने फेल कर दी है और इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो कैसे अरविंद केजरीवाल के नए दांव ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव में जारी सियासी तपिश के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चलकर बीजेपी को जबरदस्त झटका दे दिया है। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी की घोषणा के साथ ही दिल्ली के किराएदारों के लिए भी सब फ्री करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम दावे करने वाली बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। बता दें, शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले लाखों किराएदारों के लिए ये घोषणा की है। ऐसे में चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते दिल्ली में सियासी उबाल भी अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। बता दें, केजरीवाल की तरफ से ये योजना ऐसे वक्त में की गई है जब बीते दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए आपकी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू रखते हुए दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश की थी। वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी केजरीवाल पर दिल्ली वालों को फ्री का आदी बनाने के दावा करती रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी केजरीवाल की योजनाओं को जैसे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर कई सवाल भी खड़े कर चुकी है। इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने इस बड़े ऐलान से चुनावी माहौल को पूरा ही बदल दिया है। आपको बता दें, केजरीवाल एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पहले वो महिला सम्मान योजना, संजीवनी स्कीम, दिल्ली के ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का बीमा के साथ पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में छात्रों के किराए में 50% छूट देने का दाव भी चल दिया, जिस पर बीजेपी पूरी तरह घिर गई। वहीं केजरीवाल ने सभी छात्रों के लिए बसों में मुफ्त सफर का ऐलान भी किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक दाव ने बीजेपी के साथ ही मोदी सरकार को भी टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में देखना होगा बीजेपी केजरीवाल के इस कदम का जवाब कैसे दे पाए। 2022 से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारतीयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 12 भारतीयों ने जंग में लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, जिसकी जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। इसके बाद मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी बड़े ही शान से विदेशों में अपने डंका बजने की बात करते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इस खबर से समझी जा सकती है। जहां रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में 12 भारतीयों की जान चली गई, वहीं 16 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा, अब तक 126 भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 96 लोग भारत लौट आए। रूस में अभी भी 18 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 16 की कोई जानकारी नहीं मिल रही। हम इनकी स्वदेश वापसी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग 24 फरवरी 2022 से चल रही है। इस दौरान रूसी सेना पर आरोप लगे हैं कि उसने जंग में भाड़े और दूसरे देशों के कई लोगों को जबरन भेज दिया है। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। ये नौकरी की तलाश में रूस गए थे, लेकिन वहां फंस गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों भारत अपने नागरिकों को वापस लाने में नाकाफी साबित हो रहा है। जहां मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता दें, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी 2025 तक ऐसे 126 मामले अब तक आ चुके हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि बाकी लोगों को जल्द रिहाई और स्वदेश लौटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 12 भारतीयों की जान गंवाने का मुद्दा मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वो भी ऐसे हालातों में जब खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से इन आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।